वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब सेंटर। तो आज हम बहुत देखेंगे कि एक यूपी पुलिस में वैकेंसी आई है जिसमें पूरे 60,244 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। हम इसके पूरे कंप्लीट नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। कब से ये फॉर्म इसका स्टार्ट होगा, कब इसकी लास्ट डेट होगी, कितना इसका फीस है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एज लिमिट, एज में कितना रिलैक्सेशन किसको किसको है, क्या सिलेबस है, कंप्लीट कितने समय का ये पेपर होगा, कितने मार्क्स के पेपर होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने एक मार्क्स पे के नंबर होंगे, कितना नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे डिस्कशन करेंगे सब कंप्लीट नोटिफिकेशन पर। तो सब तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है 60,244 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और ये अनारक्षित के लिए मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए देख लीजिए, इसमें 24,102 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पोस्ट है और 16,264 पोस्ट ये ओबीसी के लिए है और जो एससी के लिए ये पोस्ट है 12,600 650 12,000 मतलब 650 और 1,204 पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट, इसकी जो फॉर्म अप्लाई करने की जो तिथि है वो 27 दिसंबर से इसका फॉर्म अप्लाई होगा और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का वो है 16 दिसंबर और इसका लास्ट डेट है पेमेंट करने की लास्ट डेट वो है 18 जनवरी 2024। तो 27 दिसंबर से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा। इसको 16 जनवरी तक ये लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की और 18 जनवरी पेमेंट करने की लास्ट डेट है। और इसका जो शुल्क है वो 400 रुपये है सभी कैटेगरी के लिए, चाहे कोई सब SC ST OBC सब लोग हैं, वो सारे के सारे कैटेगरी वाले के लिए ही 400 रुपये है, सबके लिए कोई छूट नहीं है ये फीस में। अभी हम देखेंगे कि अहर्ता में मतलब ये नेशनैलिटी वाले अहर्ता में देखेंगे कि भारत का निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का है, मतलब किसी भी स्टेट का, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, राजस्थान, हर स्टेट का, पूरे इंडिया के हर स्टेट के स्टूडेंट को इसमें एलिजिबल किया गया है। बशर्ते वो सारे के सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट वो जनरल में काउंट होंगे। और इसमें एक जो तिब्बत के शरणार्थी हैं जो 1962 से आए हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको भी इसमें एलिजिबल किया गया है। और पाकिस्तान से भी जो कुछ लोग आए हुए हैं, जो पाकिस्तान श्रीलंका वगैरह के जो आए हैं, जो 1962 से आए हैं, इनको भी दिया गया है इसमें। अब हम शैक्षणिक अर्हता में देखेंगे कि वो भारत सरकार द्वारा, देखिए भारत सरकार द्वारा 10वीं एवं 12वीं 10वीं एवं 12वीं की जो परीक्षा जो भी उत्तीर्ण किया है ये 10वीं की है और ये 12वीं की, मतलब 10वीं और 12वीं की कक्षा जिसने भी उत्तीर्ण किया है भारत सरकार के किसी भी बोर्ड का हो, चाहे CBSE का हो, चाहे ISC का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का, कहीं का भी हो, किसी भी बोर्ड से हो, सारे के सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एलिजिबल नहीं है, सारी डिग्री मान्य है इसमें। बस इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जो बच्चे हैं वो अपीयरिंग वाले नहीं सम्मिलित होंगे, इसलिए इसमें लिखा मना किया गया है सीधा कि अपीयरिंग ना हो। बस जो बच्चे जो पास्ड हैं सिर्फ उन्हीं को ही इसमें अलाउ किया गया है। जितने भी बच्चे हैं जो हाई स्कूल और इंटर दोनों जो उत्तीर्ण कर, जो मतलब कि जो 2024 में परीक्षा देंगे वो लोग एलिजिबल नहीं हैं, बाकी के सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। और इसमें आपका लास्ट डेट से जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है जो 16 दिसंबर है, वो पेमेंट की लास्ट डेट है 18 जनवरी को है, उससे पहले सबका रिजल्ट आ जाना। तो हम देखेंगे कि अधिगामी अहर्ताएं का क्या अर्थ है। अधिगामी अहर्ताएं का मतलब है कि जो आपके पास कुछ अहर्ताएं जो उनको मांगते हैं प्रेफरेंस के लिए, अगर ये होंगी, ये अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आपको कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे कि कौन कौन से आता है इसमें, ओ स्तर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष की अवधि तक उसमें सेवा किया हुआ, मतलब आप रिटायर्ड हो 2 वर्ष का कम से कम, या फिर कैडेट बी में आपका
भी प्रमाण पत्र हो अगर राष्ट्रीय कैडेट में, तो भी आपको कुछ उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। हम आय की छूट के बारे में बात करते हैं, तो आय जो है आपकी, ये एक आपकी एज जो है 1 जुलाई 1/7/2023 से काउंट होगा, और 1 जुलाई 2023 से ही आपके सबके एज काउंट होंगे। तो उसमें कम से कम जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी कम से कम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम जो इनकी एज होनी चाहिए वो 22 साल होनी चाहिए, वो जनरल के कैंडिडेट को। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे जनरल में काउंट होंगे। तो इनकी एज जो है 18 से 22 के बीच में होनी चाहिए, और वो जो एज काउंट होगी वो वो एज जो है, ये एज जो है यहाँ से काउंट होगी जितनी भी बच्चों की है। तो ये एज जो है यही इसी डेट से ही काउंट होगी। ये तो था मेल के लिए। अब फीमेल के लिए क्या एज है? फीमेल के लिए भी एज जो है 1 जुलाई 2023 से ही काउंट होगी, लेकिन उनकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 साल की होनी चाहिए, लेकिन उनकी मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए ये है 25 साल। मतलब 25 साल की मैक्सिमम एज होनी चाहिए फीमेल के लिए, वो जनरल कैंडिडेट के लिए या अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। इसका मतलब ये है कि अब, और उनकी जो एज है वो 2 जुलाई 1998 से, मतलब कि पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ऐसे ही फीमेल में भी देख लीजिए, 2 जुलाई 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दोनों के लिए इनके बीच में ही होना चाहिए। ये जनरल के लिए है और अदर स्टेट वालों के लिए है। अब वैवाहिक स्थिति में क्या होगा कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक से अधिक जो है वाइफ, जीवित वाइफ हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। कम से कम आपके पास, मतलब कि अगर एक से अधिक आपके पास जीवित होंगी जो वाइफ, अगर उनकी डेथ हो गई या फिर आप डाइवर्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर उनकी डेथ हो चुकी है आपकी वाइफ, आपने सेकंड मैरिज की है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास एक से अधिक जीवित हैं या फिर डाइवर्स है, डाइवर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर, तो आप एलिजिबल हैं। अब हम भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, तो भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी इस वेबसाइट पे जो है वो फॉर्म अप्लाई होगा, और हम आपको कंप्लीट प्रोसेस भर के दिखाएंगे इसमें क्या 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 लगता है, क्या कैसे 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 फॉर्म भरा जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस हम करके डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल को भी आप जाके देख सकते हैं। और इसमें, और इस पीडीएफ का भी हम लिंक जो है डाउनलोड, लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इस पीडीएफ को भी आप देख सकते हैं और डाउनलोड। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये पूरा 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, और उसके लिए टाइम जो है, समय जो है 2 घंटे के लिए दिए गए हैं, और उसके लिए 4 सब्जेक्ट के बारे में, 4 सब्जेक्ट टोटल इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें जीएस होगा पहला सब्जेक्ट, दूसरा एक सामान्य हिंदी का है, और तीसरा जो है देख लीजिए इसमें ये जो रीजनिंग है तीसरा सब्जेक्ट, और चौथा सब्जेक्ट मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्ध, सॉरी, ये जो है ये मैथ है और ये रीजनिंग है। और ये सारा का सारा जो 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें से 1 मार्क्स सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और 0.5 मार्क्स का इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो है 1/4 की मार्किंग है। इसका अर्थ ये है कि आप अगर अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं, अगर आप 4 क्वेश्चन लगातार गलत कर देते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन जो सही किए हैं वो भी खराब चला जाएगा। इसका अर्थ ये है 1/4 का नेगेटिव मार्किंग का। और ये ओएमआर बेस्ड ये पेपर होगा, यहाँ पे पहले से ही दिया गया है। हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड की डिस्कस करते हैं, तो इसमें जो है पहले हम पुरुष के लिए देखते हैं कि पुरुष के लिए जो हाइट है वो ये जनरल, ओबीसी और एससी तीनों के लिए सेम मांगा, सेम ही हाइट है। तो उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर की कम से कम होनी चाहिए, और जो एससी के स्टूडेंट है उनकी जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए, और उनके सीने की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो कम से कम 79 सेंटीमीटर का चौड़ाई होना चाहिए बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर को ये फुलाव मांगे हैं। इसका मतलब कि फुलाव होने के बाद ये 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ये जो है ये भी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है, यहाँ पे पहले दिया गया है। और एसटी के लिए जो होना चाहिए वो मिनिमम 77 का होना चाहिए बिना फुलाव के, और जो 82 का होना चाहिए फुलाव होने के बाद। इनको भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है अनिवार्य है। अब हम फीमेल की हाइट की बात करते हैं, यहाँ पे अब फीमेल की जो हाइट की बात,
पहले ऊंचाई ऊंचाई में देखिए फीमेल का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। ये भी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, तीनों के लिए सेम है। और मैक्सिमम जो इनकी जो है, ये अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी के लिए 147 होनी चाहिए मिनिमम उनकी हाइट। और इनमें एक चीज़ और, इनमें सीने का कुछ होता नहीं इसमें, फीमेल के लिए सीने की सिर्फ हाइट ही देखी जाती है। और इनमें से एक और एक्स्ट्रा दिया गया है कि उनका जो वजन होना चाहिए कम से कम 40 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए। अब इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, दौड़ जो है, इसकी दौड़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो पुरुष वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग के लिए जो है 4.5 4.8 किलोमीटर का जो दौड़ है वो 25 मिनट में उन्हें कंप्लीट करना है। बट महिलाओं के लिए जो ये दौड़ है, ये 2.4 किलोमीटर की दौड़ वो 14 मिनट में उन्हें कंप्लीट करना है। और ये पुरुष महिला सभी वर्गों के लिए सेम है। अब हम आयु में छूट की बात कर लेते हैं। तो आयु में छूट देखेंगे कि यहाँ पे जो अनुसूचित जाति के लिए 5 साल की छूट दी गई है, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 साल की छूट दी गई है। इसका अर्थ यह है कि जो जनरल की छूट है, जो पाँच जनरल की 22 साल है, तो उनको 5 साल और जोड़ लिया जाए एस सी एस टी वालों को, तो कितना हो गया 27 साल। तो एस सी एस टी वाले 27 साल। और ओबीसी के लिए भी देखिए यहाँ पे 5 ही साल का छूट दिया गया है। इसका मतलब एस सी एस टी और ओबीसी तीनों के लिए ही 5 साल का इन्होंने छूट दिया है। मतलब कि तीनों की जो एज होगी वो मैक्सिमम वो 27 साल के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। बस इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ईडब्ल्यूएस के बच्चों को कोई भी एज में छूट नहीं दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस वाले कंफ्यूज ना हो, उन्हें एज में कोई छूट नहीं दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये डाला है। हमने सारे कैटेगरी के लिए, ये बॉयज़ के लिए है और ये गर्ल्स के लिए है। सारी कैटेगरी के लिए हमने ये बना के डाल दिया है कि यूआर वाले 18 से 22 साल एज के लिए कल वो एलिजिबल है, ईडब्ल्यूएस वाले 18 से 22 साल के लिए, और ओबीसी वाले 18 से 27 साल, एससी वाले 18 से 27, और एसटी भी 18 से 27, और फीमेल के लिए भी 18 से 25, और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25, और ओबीसी के लिए भी 18 से 30। तो ये हमने पहले से ही ये सब कुछ डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ और इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम इसके पाठ्यक्रम के बारे में देख लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, ये कंप्लीट इतना सामान्य ज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम ये दिया हुआ है। और सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, ये इतना सारा सामान्य हिंदी का इन्होंने पाठ्यक्रम दिया है। हमने पाठ्यक्रम का जो है पीडीएफ अलग से, सिर्फ जिसमें सिलेबस ही है उसका पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और सिलेबस का भी डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट सिलेबस 2 पेज का आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको सिलेबस। और यहाँ पे देखेंगे कि जो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैथमेटिक्स से इतना ये सारा सिलेबस मैथ का सिलेबस है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, ये सिलेबस, ये जो है रीजनिंग का सिलेबस है। तो हमने सिलेबस का पीडीएफ ऑटो दे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा सा सिलेबस और है रीजनिंग का, वो आपको नीचे दिखा है। बस इतना सा ही सिलेबस है टोटल, बस रीजनिंग का, इसके आगे सिलेबस नहीं है। हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम डेट्स की। तो एग्ज़ाम डेट्स जो है अभी जो पता चल रहा है वो 11 फरवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम डेट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 11 फरवरी 2024 अभी तक की जो टेंटेटिव डेट है, एग्ज़ाम डेट यही दिखा रहा है। बाद में चेंज हो जाए, चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इसी दिन आर ओ का भी पेपर है, सेम डेट पे आर ओ का पेपर है, तो एग्ज़ाम डेट चेंज भी हो सकते हैं। तो अभी के लिए यही दिखा रहा है, बाद में चेंज भी हो सकता है। और इस पूरे फॉर्म का क्या क्या अप्लाई, हाँ एक चीज़ और आपको इसमें आपको ये बताना था कि जो इस बार जितने सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबसे पहले हम बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है। आपको जाति की ज़रूरत है, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और इनकम। अगर इनकम की ज़रूरत है नहीं, वैसे अगर आप सेफ्टी पर्पज़ बनवाना चाहें तो बनवा लें, बट इनकम की भी अगर बनवा लेंगे तो अच्छा है, लेकिन मांगा नहीं है इनकम।
और आपके पास आधार होना चाहिए, आधार में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर पे होने चाहिए। तो डिजी लॉकर का कैसे अकाउंट बनाया जाएगा, ये सारा का प्रोसेस हमने वीडियो बना दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो देख लीजिए, आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना दें, क्योंकि यहाँ से ये अपलोड नहीं होगा इस बार डिजी लॉकर से ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। अगर साइबर कैफे वाला आपका वैसे अपलोड करता है तो उसको कहिए कि नहीं, हमारा डिजी लॉकर से अपलोड करिए। और डिजी लॉकर पे आपको सारे डॉक्यूमेंट कैसे लाएंगे, वो हम एक सेपरेट वीडियो बना के इस यूपी पुलिस के लिए हम अलग से अपने चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ फोटो और सिग्नेचर ही अलग से अपलोड होगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इस बार इन्होंने कहा है कि डिजी लॉकर से ही अपलोड होगा, तो आप लोग डिजी लॉकर से ही अपलोड करवाइएगा। और डिजी लॉकर का अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे डिजी लॉकर आप बनाएंगे, तो वो भी प्रोसेस हमने कंप्लीट प्रोसेस बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। और कैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, लाना है उस पे, तो वो भी हम आपको यूपी पुलिस के लिए ही स्पेशली बना के दे देंगे, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं उसको। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।